देखिए बाबू, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का एक बेहतरीन ही चैप्टर, भारत का स्थिति एवं विस्तार। आप कोई भी एग्जाम देते होंगे, भारत के स्थिति एवं विस्तार से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही आसान भाषा में हम भारत के स्थिति एवं विस्तार को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा हेडिंग रहेगा भारत का स्थिति एवं विस्तार। बाबू, भारत का स्थिति एवं विस्तार। जब आप भारत की स्थिति एवं विस्तार की बात करते हैं तो इसमें तीन चीजें हैं। एक है भारत, दूसरा है स्थिति और तीसरा है विस्तार। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी जानकारी जानेंगे भारत के बारे में। बाबू, जब भारत की आप बात करते हैं ना, तो आज जो भारत को जहां आप देख रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था। यानी मेरे कहने का मतलब है कि आप जो पृथ्वी पर अलग अलग भूभाग को महादेशों के रूप में अध्ययन करते हैं, आज से मिलियन वर्ष पहले ऐसा नहीं था। ये पृथ्वी के सभी महादेश यानी कि सभी भूभाग एक दूसरे के साथ सटे हुए थे और जिसे हम पैंजिया के नाम से जानते थे। बाबू, ये सटे तो जरूर थे लेकिन अलग अलग प्लेटों पे स्थित थे। आज से मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण इस पैंजिया में विभाजन प्रारंभ हुआ। अब आप सोच रहे हो कि सर विभाजन क्यों हुआ? क्योंकि न्यूटन के फर्स्ट नियम में भी आप पढ़े होंगे। थोड़ा सा मैं अगर फिजिक्स की बात करूं तो न्यूटन के फर्स्ट नियम में कहा गया है कि कोई भी वस्तु अपने स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है। जब विरोध करती है बाबू, तो फिर इस पैंजिया में विभाजन क्यों हुआ? तो बाबू, कहने का मतलब है कि न्यूटन साहब ने बताया था कि प्रत्येक वस्तु अपने स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब जो जहां है वहीं रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे। तो बाबू, हुआ क्या कि पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण इन प्लेटों पे बाह्य बल लगा, जिस वजह से ये प्लेट एक दूसरे से अलग होने लगे। और ये जो पैंजिया था, जैसे मैं आपको अगर इमेज में दिखाने की कोशिश करूं बाबू, अगर इमेज में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हैं पहले ये जो पूरा विश्व था यानी कि जो महादेश थे वो आपस में ऐसे एक दूसरे से सटे हुए थे और इस सभी को मिला करके बाबू हम पैंजिया के नाम से जानते थे। और इस पैंजिया के चारों तरफ बाबू विशाल महासागर स्थित था। लेकिन अभी आपको हमने बताया कि ये जो सटे तो जरूर थे लेकिन अलग अलग प्लेटों पे स्थित थे। अब पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण ये प्लेट बाबू एक दूसरे से अलग हुए। पहले इस पैंजिया में विभाजन हुआ। जब विभाजन हुआ तो बाबू एक भाग इसका उत्तर की तरफ चला गया और दूसरा भाग चला गया दक्षिण की तरफ। जो उत्तर की तरफ गया उसी का नाम पड़ा बाबू अंगारा लैंड। और बाबू अंगारा लैंड, और जो भाग दक्षिण की तरफ था उसका नाम था गोंडवाना लैंड। उसका नाम था गोंडवाना लैंड। और बाबू इसके बीच में जो दरारें पड़ी ना, उस दरार में इस महासागर का पानी भर गया, जिससे यहाँ पर निर्माण हुआ तेथिस सागर का। किसका निर्माण हुआ? तेथिस सागर का। तो बाबू अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम पैंजिया का विभाजन कितने भागों में हुआ, तो दो भाग में हुआ। एक था अंगारा लैंड और दूसरा था गोंडवाना लैंड। और बाबू इनके दरारों के वजह से बीच में जो पानी भरा उससे किसका निर्माण हुआ? तेथिस सागर का निर्माण हुआ। अब बात करते हैं कि क्या यह प्रक्रिया शांत हो गई, रुक गई? ऐसा नहीं था बाबू, यह प्रक्रिया पुनः चलती रही और इस अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में भी विभाजन प्रारंभ हुआ। और गोंडवाना लैंड से पृथ्वी का एक विशाल भूभाग अलग हुआ। और बाबू आप देख रहे हैं कि ये जो विशाल भूभाग था वह इंडियन प्लेट पर स्थित था। यह विशाल भूभाग बाबू इंडियन प्लेट पर स्थित था और इसी विशाल भूभाग का नाम पड़ा भारतीय प्रायद्वीप। अब आप सोच रहे होंगे कि सर प्रायद्वीप का क्या तात्पर्य है? तो बाबू प्रायद्वीप का
प्रायद्वीप कहने का मतलब होता है कि पृथ्वी का वैसा भूभाग जो तीन तरफ से पानी से यानी जल से घिरा हुआ है, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। जब भी आप मैप में भारत का अध्ययन करते होंगे तो देखते होंगे कि भारत तीन तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है। एक तरफ बाबू बंगाल की खाड़ी, दूसरे तरफ अरब सागर और इसके नीचे में हिंद महासागर है, जिस वजह से भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। तो बाबू जो विशाल भूभाग जो इंडियन प्लेट के नाम से जाना जाता था, वो पहले गोंडवाना लाइन से सटा हुआ था और विभाजन के कारण बाबू यह प्लेट यानी कि यह भूभाग इस गोंडवाना लाइन से अलग हुआ और उत्तर की तरफ यह क्या होने लगा, ड्रिफ्ट होने लगा, यानी उत्तर दिशा में यह प्रवाहित होने लगा। और जैसे ही उत्तर दिशा में बाबू यह गया, जैसे ही उत्तर दिशा में यह प्रवाहित होकर के गया, यूरेशियन प्लेट से टकरा गया। किस प्लेट से बाबू, यूरेशियन प्लेट से यह इंडियन प्लेट टकराया और इंडियन प्लेट के टकराने के वजह से विशाल हिमालय का निर्माण हुआ। और बाबू विशाल हिमालय से प्रवाहित होने वाली नदियां ने उत्तर भारत के मैदान का निर्माण किया। जब भी आप भारत की बात करेंगे बाबू, जब भी आप भारत की बात करेंगे तो सबसे पहले भारत का कौन सा भाग बना, यानी गोंडवाना लाइन से कौन सा भाग अलग होकर के आया था, तो पहला नंबर पर बाबू था प्रायद्वीपीय भारत। उसके बाद जब यह यूरेशियन प्लेट से टकराया तो यहाँ विशाल हिमालय का निर्माण हुआ, यानी दूसरे नंबर पर किसका निर्माण हुआ, विशाल हिमालय का। और इस हिमालय से जो भी नदियाँ थी अपने मलबे को यहाँ इकट्ठा की, जिस वजह से कई वर्ष लगे, कई 100 वर्ष लगे बाबू, कई करोड़ वर्ष लगे कह सकते हैं कह सकते हैं। और कई करोड़ वर्ष के बाद ये बाबू उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ। तो भारत के जब भी निर्माण की बात की जाएगी तो सबसे पहले एक नंबर पर कौन बना था, भारतीय प्रायद्वीप बना था। और दूसरे नंबर पर बाबू हिमालय, विशाल हिमालय का निर्माण हुआ। और तीसरे नंबर पर ये उत्तर भारत के मैदान बने। अगर बात करेंगे कि भारत का सबसे नवीन भाग क्या है, तो बाबू नवीन भाग की जब बात करते हैं तो सबसे नया है उत्तर भारत का मैदान, क्योंकि सबसे बाद में इसी का निर्माण हुआ था। तो इससे 2-3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। पहला तो यही कि बाबू ये जो भारत है पहले किसका भाग था, तो पहले यह गोंडवाना लैंड का भाग था। यह किस प्लेट पे स्थित है, तो बाबू यह इंडियन प्लेट पर स्थित है। और यह किस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हुआ, तो उत्तरी दिशा में यह क्या हुआ, प्रवाहित हुआ और यूरेशियन प्लेट से टकराया, जिस वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। और हिमालय की नदियां ने किसका निर्माण कर दी, तो बाबू हिमालय की जो नदियां थी वह उत्तर भारत के मैदान का निर्माण कर दी। अगर आप देखेंगे कि सर यह कैसे प्रवाहित हो रहा है, तो आप देख रहे होंगे बाबू इमेज में, ऐसे धीरे धीरे यह उत्तर की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। यह विशाल भूखंड जो इंडियन प्लेट था, गोंडवाना लैंड से अलग हो जाने के बाद बाबू धीरे धीरे क्रमशः यह उत्तर की तरफ प्रवाहित हो रहा है। और यहाँ आप देख रहे होंगे यह यूरेशियन प्लेट से, बाबू यूरेशियन प्लेट से यह टकराया और जिस वजह से हिमालय का निर्माण हुआ था। तो ये भारत से निर्माण से संबंधित कुछ मुख्य बातें थी जो आपको समझ में आई होगी बाबू। इसके अलावा कुछ चीजें हैं, जैसे भारत के नाम की बात कर लिया जाए तो आप पढ़े होंगे भारत के कई नाम हैं। जैसे पहला नाम जब हम बात करते हैं तो आर्यावर्त हो गया। बाबू भारत का एक नाम है आर्यावर्त। ये आर्यावर्त नाम किसने रखा, तो बाबू भारत में सबसे पहले आर्य आए थे और उन्हीं आर्य के नाम पर इस भारत का नाम आर्यावर्त पड़ गया। और इसी आर्य के एक महान प्रतापी राजा भरत थे और उस भरत के नाम पर इसका नाम पड़ा भारत बाबू। और पहला नाम आर्यावर्त क्यों पड़ा,
आर्यों के सबसे पहले यहाँ आर्य आए और उन्हीं के नाम पर आर्यावर्त पड़ गया। और आर्यों के सबसे प्रतापी राजा जो थे वो भरत थे और भरत के नाम पर इसका नाम भारत रखा गया। इसके अलावा एक और नाम इसका है बाबू, वो नाम है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा? तो बाबू जब हिंदुस्तान नाम की आप बात करते हैं तो यहाँ जब ईरानी लोग आए तो ये जो आर्य थे ना, इस सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में बसे हुए थे। और जब ईरानी यहाँ आए ना तो इस सिंधु में जो स है उसका उच्चारण ह करते थे, तो जिस वजह से वह सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा और इस देश का जो नाम था वो हिंदुस्तान रख दिया। इसके बाद जब यूनानी आए बाबू, तो यूनानी जो थे वो सिंधु नदी को इंडस नदी के नाम से जानते थे, यानी इंडस नदी कहते थे। और जिस वजह से इस भारत का एक नाम और पड़ गया इंडिया। तो बाबू भारत के ये नाम हैं जिसके कुछ छोटे मोटे इतिहास हैं, जिसको मैंने कोशिश किया आपको आसान भाषा में समझाने की। पहला है आर्यावर्त, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। एक नाम और मिलता है, जब अब पौराणिक ग्रंथों की बात करेंगे ना तो उस पौराणिक ग्रंथों में बाबू जो इंडिया का नाम है ना वो जम्बू द्वीप के रूप में मिलता है। जम्बू द्वीप के रूप में जाना जाता है पौराणिक ग्रंथों में इसका नाम। तो इसके नाम हो गए, पहला आर्यावर्त, कैसे पड़ा? आर्यों के वजह से। भारत, इनके प्रतापी राजा भरत के नाम पर। हिंदुस्तान, तो बाबू हिंदुस्तान नाम किसने रखा? ईरानियों ने। इंडिया किसने रखा? यूनानियों ने। लेकिन जम्बू द्वीप किसने रखा? तो बाबू जम्बू द्वीप जो नाम था वह जम्बू द्वीप नाम रखा गया। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भारत का नाम जम्बू द्वीप है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बाबू जब हम आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी भारत से रिलेटेड, लेकिन अब कुछ हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको हेडिंग में मिल जाएगा बाबू, जैसे हमने अभी हेडिंग जो डाला था, जैसे बाबू आप देख रहे हैं भारत का स्थिति एवं विस्तार। तो भारत तो हमने कोशिश किया आपको समझाने का, लेकिन अब दूसरा पॉइंट है स्थिति, भारत की स्थिति। बाबू भारत की स्थिति समझने से पहले आपको हल्का सा ग्लोब का ध्यान होना चाहिए, हल्का फुल्का ग्लोब की जानकारी होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं ग्लोब की, तो अगर हमको ग्लोब को आसान भाषा में बताना हो तो हम क्या बताएंगे? तो बाबू जो ग्लोब होता है ना, एक गोलाकार मॉडल है जिस पर पृथ्वी के स्थिति को दर्शाया गया है। ग्लोब क्या है? एक गोलाकार मॉडल है जिस पर पृथ्वी के स्थिति को दर्शाया गया है। बाबू पृथ्वी के अलग अलग भूभागों को दर्शाने के लिए ग्लोब पर बहुत सारे बॉक्स बनाए गए हैं, और इस बॉक्स का निर्माण जिन काल्पनिक रेखाओं के सहयोग से किया गया है, बाबू इस बॉक्स का निर्माण जिस काल्पनिक रेखाओं के सहयोग से किया गया है उसी काल्पनिक रेखाओं को हम अक्षांश एवं देशांतर कहते हैं। अगर बात करेंगे तो बाबू सबसे पहली बात ग्लोब क्या है? तो एक गोलाकार मॉडल है जिस पर पृथ्वी के स्थिति को दर्शाया गया है। और बाबू इस ग्लोब पर पृथ्वी के अलग अलग भूभाग को दिखाने के लिए बहुत सारे बॉक्स बनाए गए हैं, और इस बॉक्स का निर्माण जिन काल्पनिक रेखाओं के सहयोग से किया गया है उन्हीं काल्पनिक रेखाओं को हम अक्षांश एवं देशांतर रेखा कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि सर अक्षांश एवं देशांतर रेखा क्या है? क्योंकि बाबू जब तक हम अक्षांश और देशांतर नहीं जानेंगे हमको भारत की स्थिति नहीं बता सकते हैं। तो हल्का फुल्का जानकारी हमको अक्षांश एवं देशांतर के बारे में भी होना चाहिए। तो पहला है बाबू अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा, और एक है देशांतर रेखा। देशांतर रेखा सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं
कि ये अक्षांश रेखा क्या है। बाबू, सबसे पहले हम समझेंगे कि अक्षांश रेखा क्या है। उससे पहले है अक्षांश। इसमें दो चीजें हैं, एक है अक्षांश और एक है रेखा। तो हम पहले समझेंगे कि अक्षांश क्या होता है। देखिए बाबू, अगर हम ग्लोब यानी कि पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी के बीचों बीच पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, उसे हम 0 डिग्री अक्षांश, उसे हम 0 डिग्री अक्षांश बाबू, उसे हम 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश या इसी को हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। हमने आपको बताया कि ग्लोब यानी कि पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, उसे हम 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। बाबू, अगर आप बात करेंगे कि सर अक्षांश क्या है, तो जब आप अक्षांश की बात करते हैं तो पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण दिशा में खींची गई जो कोणीय दूरी होती है ना बाबू, उसी कोणीय दूरी को हम अक्षांश कहते हैं। अक्षांश किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में खींची गई जो कोणीय दूरी होती है, जो एंगुलर डिस्टेंस होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। और दो अक्षांश रेखाओं को मिलाते हुए पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई जो काल्पनिक रेखा होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। आपको हमने क्या बताया बाबू? सबसे पहली बात कि पृथ्वी यानी कि ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करे, उसे 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा कहते हैं। दूसरी बात, हमने आपको अक्षांश बताया कि अक्षांश क्या होता है, तो पृथ्वी के केंद्र से भूपृष्ठ पर बाबू, पृथ्वी के केंद्र से भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण दिशा में खींची गई कोणीय दूरी को ही क्या कहा जाता है बाबू? अक्षांश कहा जाता है। और दो अक्षांश को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची जाती है और विषुवत रेखा के समानांतर होती है, उसे ही हम अक्षांश रेखा कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। ये हो गई 0 डिग्री। और बाबू, ये जितनी भी रेखाएं खींची जाएंगी, इन्हीं अक्षांश रेखाओं को हम क्या कहते हैं बाबू? ये जितने भी हैं, ये सब के सब क्या हैं? अक्षांश रेखाएं हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सर ग्लोब पर कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं, तो 0 डिग्री जो है उसके उत्तर में टोटल 90 होती हैं, उसके दक्षिण में 90 होती हैं, और एक होता है 0 डिग्री। टोटल मिला करके 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि सर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है बाबू 111 किलोमीटर होती है। और यह दूरी हर जगह एक समान होती है, लेकिन थोड़ा आप विस्तृत अध्ययन जब करते हैं बाबू, तो आप पाइएगा कि पृथ्वी जो है वो ध्रुवों पर चपटी है, और चपटी होने के कारण बाबू ध्रुवों पर दो अक्षांश रेखाओं की बीच की जो दूरी होती है वो बढ़ जाती है। वैसे आप फिलहाल इतना ही समझिए कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो 111 किलोमीटर, और यह प्रत्येक अक्षांश के बीच की दूरी समान होती है और 111 किलोमीटर है। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो अक्षांश रेखा की लंबाई है ना, ये इक्वल नहीं होती है।
जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाते हैं बाबू, अक्षांश रेखा की जो लंबाई है वो घटती जाती है। तो इन बातों को भी आप ध्यान रखेंगे। एक चीज और है बाबू, ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ना, इसके उत्तर वाला जो भाग है उसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और इसके जो दक्षिण में भाग है बाबू उसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे कि विषुवत रेखा के उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अब आते हैं देशांतर रेखा पर कि बाबू देशांतर रेखा क्या होती है। तो जब आप देशांतर रेखा की बात करते हैं ना, तो देशांतर रेखा पृथ्वी के ध्रुवों को मिलाती हुई खींची गई काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, उसे ही हम देशांतर रेखा कहते हैं बाबू। सॉरी, उसे देशांतर रेखा नहीं कहते हैं, उसे बाबू 0 डिग्री देशांतर या प्रधान देशांतर कहते हैं। अभी हमने आपको बताया कि पृथ्वी पर या ग्लोब पर ध्रुवों को मिलाती हुई खींची गई काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, उस काल्पनिक रेखा को बाबू हम 0 डिग्री देशांतर, इसे हम 0 डिग्री देशांतर या इसी को हम कहते हैं बाबू प्रधान देशांतर। इसे ही हम कहते हैं प्रधान देशांतर, प्रधान देशांतर। और इस 0 डिग्री देशांतर के बाबू पूर्व या पश्चिम में ध्रुवों को मिलाती हुई खींची गई जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ऐसे ध्रुवों को मिलाती हुई खींची गई काल्पनिक रेखा जो इसके पूर्व या पश्चिम में हो, उसे ही बाबू क्या कहा जाता है, देशांतर रेखा कहा जाता है। अगर बात करेंगे देशांतर रेखाओं की संख्या की, तो टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। और बाबू 2 देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो विषुवत रेखा पर 111.3 किलोमीटर है। लेकिन यह दूरी हर जगह इक्वल नहीं है बाबू। सबसे अधिक दूरी जो होती है 2 देशांतरों के बीच वो विषुवत रेखा पर होती है। जैसे जैसे आप ऊपर या नीचे बढ़ते हैं आप देख रहे हैं ये दूरी लगातार क्या हो रही है, घटती जा रही है बाबू। तो सबसे अधिक 2 देशांतरों के बीच की जो दूरी है वो कहाँ होती है, विषुवत रेखा पर। और कितना होती है, 111.3 किलोमीटर। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा बाबू, यह दूरी तो जरूर घटती है, लेकिन देशांतर रेखाओं की जो लंबाई है वो सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई इक्वल होती है। ये रहा आपका अक्षांश एवं देशांतर रेखा। अब बाबू आप आसानी से भारत के स्थिति को समझ सकते हैं कि भारत कहाँ स्थित है। अब बात करते हैं, एक चीज और है कि बाबू ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ना, ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा दिख रही है, इसके पूर्वी भाग को हम पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, और बाबू इसके पश्चिमी भाग को हम क्या कहते हैं, पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। इसके पूर्वी भाग को पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अब आप आसानी से बाबू, अब आप आसानी से भारत के स्थिति को समझ सकते हैं। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैं आपको एक फिगर दिखाने की जब कोशिश करूंगा तो आप देखिएगा कि भारत कहाँ स्थित है। बाबू जब आपको मैप का अध्ययन करते होंगे, ग्लोब का अध्ययन करते होंगे, जैसे ये आपका ग्लोब है। जब आप ग्लोब पर भारत को देखते हैं तो भारत कहाँ स्थित है, भारत यहाँ पे है। बाबू ये आपका रहा 0 डिग्री, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा इसका। बाबू ये आपका रहा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और बाबू ये आपका है 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब आप बताइए
कि भारत कहाँ स्थित है। अभी आपको बताए हैं कि 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। और बाबू ये जो 0 डिग्री देशांतर है इसके पूर्वी भाग को हम क्या कहते हैं, पूर्वी गोलार्ध। तो बाबू ये भारत कहाँ स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, क्योंकि सर अक्षांश रेखा के उत्तर में है और देशांतर रेखा के पूर्व में है, इसलिए जो भारत है ना वह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि भारत कहाँ स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब बात करेंगे भारत के विस्तार के बारे में बाबू, कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। बाबू अब हम बात करेंगे भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का। तो अगर बात किया जाए कि सर इसका अक्षांशीय या देशांतरीय विस्तार कितना है, तो क्या बताइएगा। अब हम भारत के विस्तार की बात करेंगे। भारत का विस्तार बाबू, भारत का विस्तार आप देखते होंगे, जैसे आप अभी मैप में देखे होंगे ग्लोब पर, ये आपका भारत था। तो बाबू ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, जब आप इससे उत्तर बढ़ते हैं तो अक्षांश रेखा जो है ये 0 है, इससे ऊपर क्या होगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे क्या होंगी, बढ़ती जाएंगी। ये 0 डिग्री देशांतर है, जब इधर बढ़िएगा तो क्या होगा 0 1 2 3 4 5 ऐसे क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। तो बाबू अगर ये जो भारत की आप बात करते हैं ना, तो ये जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जो यहाँ से देशांतर रेखा गुजरती है ना, वो देशांतर रेखा है। उस देशांतर रेखा का नाम है, यहाँ से जो देशांतर रेखा गुजरती है ऐसे नीचे से, उस देशांतर रेखा का नाम है, 1 मिनट, देखिए यहाँ से इस नीचे से जो देशांतर रेखा गुजर रही है वो है बाबू 8 डिग्री देशांतर रेखा। लेकिन जो भारत है ना हल्का सा इससे देशांतर से ऊपर है, इसलिए इसका जो विस्तार है बाबू 8 डिग्री 4 मिनट हो जाता है। कितना हो जाता है, 8 डिग्री 4 मिनट। बताइए तो ये जो देशांतर है वो 0 डिग्री, सॉरी, ये जो अक्षांश है वह 0 डिग्री अक्षांश के किधर है, उत्तर में है, इसलिए ये कौन सी अक्षांश रेखा है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है। बाबू 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से जो यहाँ से अक्षांश रेखा गुजरती है ना, जो यहाँ से गुजरती है वो बाबू है 37 डिग्री 6 मिनट। वो अक्षांश रेखा का नाम है 37 डिग्री 6 मिनट। तो बाबू आप देख रहे हैं कि ये अक्षांश रेखा 0 डिग्री के किधर है, उत्तर में, इसलिए ये भी क्या है, उत्तरी अक्षांश। तो भारत का विस्तार की आप जब बात करेंगे, भारत के विस्तार की बात करेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। लेकिन जब आप देशांतर रेखा की बात करते हैं तो भारत का ये जो पूर्वी, ये जो पश्चिमी भाग है ना बाबू, यहाँ से जो देशांतर रेखा गुजरती है उस देशांतर रेखा का नाम है 68 डिग्री 6 मिनट। उस देशांतर रेखा का नाम है बाबू 68 डिग्री 6 मिनट। तो आप देख रहे हैं कि ये देशांतर रेखा जो 0 डिग्री देशांतर है उसके पूर्व में है, इसलिए भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री, जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री
68 डिग्री 6 मिनट से यहाँ जो देशांतर रेखा गुजरती है वो देशांतर रेखा का नाम है 97 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। कहाँ तक बाबू? पूर्वी देशांतर तक। तो इस बात को आप ध्यान देंगे कि भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक यह फैला हुआ है। लेकिन जब देशांतरीय की बात करते हैं तो बाबू 68 डिग्री 6 मिनट से 7 मिनट नहीं है, ये है बाबू 97 डिग्री 1 मिनट लिख देते हैं टोटल ही। अक्षांशीय विस्तार इसका जो है बाबू 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, जबकि देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। 7 लिख दिए थे, वो कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्योंकि बाबू जो भारत है वो देशांतर 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में है, इसलिए देशांतर पूर्वी देशांतर रेखा की हम बात करते हैं तो देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। जबकि अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट बाबू 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच इसका क्या है? विस्तार है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। लेकिन अभी जो आपको हमने बताया इसका अक्षांशीय विस्तार, ये बाबू मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार था। ये सिर्फ ये जो मुख्य भूमि आपको दिख रही है ना, इसी का हमने आपको अक्षांशीय विस्तार बताया। लेकिन जब संपूर्ण भूमि की बात आती है ना, तो बाबू भारत के जब संपूर्ण भूमि की बात करते हैं तो उसमें हम लक्षद्वीप एवं बाबू अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी क्या करते हैं? शामिल कर देते हैं। और जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आप लेते हैं तो बाबू यह हल्का सा मुख्य भूमि से और दक्षिण तक विस्तृत है, जिस वजह से संपूर्ण भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार हो जाता है वो 6 डिग्री 45 मिनट से बाबू 37 डिग्री 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। अगर मुख्य भूमि की बात किया जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, लेकिन संपूर्ण भूमि की बात किया जाए तो 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट बाबू अक्षांश रेखा के बीच यह क्या है? विस्तृत है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये है भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। उम्मीद करते हैं ये बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। लेकिन आप देख रहे होंगे बाबू, आप देख रहे होंगे कि सर अगर भारत के विस्तार की बात करेंगे तो इसका अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि का जो है वो मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। जब आप इन दोनों का अंतर लेते हैं तो बाबू कितना डिग्री भारत कितना डिग्री अक्षांश फैला हुआ है, इसका विस्तार कितना डिग्री अक्षांश, इसके बीच में कितने डिग्री तक अक्षांश रेखाएं हैं, टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो सर 30 है। जब आप इसका बाबू जब आप इसका अंतर लीजिएगा तो लगभग कितना आएगा? 30 आएगा। यहाँ भी
देशांतरीय विस्तार की भी जब आप बात कीजिएगा तो टोटल देशांतरों की संख्या कितनी है, लगभग 30 होगा। इस तरह आप देख रहे हैं कि सर भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दोनों ही लगभग क्या है, इक्वल है। इसलिए भारत की जो आकृति है ना वो चतुष्कोणीय है बाबू। इस कारण भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। एक चीज और है कि सर ये बताइए कि जब भारत इतना अधिक 30 डिग्री अक्षांश और 30 डिग्री देशांतर तक फैला हुआ है तो क्या इस अक्षांश और देशांतर रेखाओं का, क्या इस अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार का भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो बाबू इसकी विस्तृत जो जानकारी होती है वो अक्षांश और देशांतर में पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत आपको जानकारी मैं दे देता हूं कि इस अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी थोड़ी सी जानकारी हम लोग जानेंगे। अगर बात करते हैं भारत के अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार का प्रभाव, अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। पहले आते हैं देशांतरीय विस्तार को समझते हैं कि सर इतना ज्यादा 30 डिग्री देशांतर का जो विस्तार हुआ है भारत में, उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसको समझने से पहले कुछ चीजें आपको समझना होगा बाबू। 1984 ईस्वी में वाशिंगटन डीसी में एक सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन में सभी देशों के सर्वसम्मति से एक देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा के रूप में स्वीकार किया गया था। 0 डिग्री देशांतर रेखा के रूप में स्वीकार किया गया था और इसे ही एक और नाम से जानते हैं, इसे ही बाबू प्रधान देशांतर भी कहते हैं। इसका एक और नाम है, आप लोग जानते होंगे, GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। बाबू ये नाम क्यों पड़े, ग्रीनविच मीन टाइम क्यों पड़ा? क्योंकि बाबू ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा थी ना, बहुत देशों से होकर के ये गुजरती है, लेकिन उन सभी देशों में सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान था ना, सबसे जो इंटरेस्टेड यानी कि क्या कह सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान था वो लंदन था। और लंदन में एक जगह था ग्रीनविच जहां से यह होकर के गुजरती थी, इसीलिए इसका नाम GMT, ग्रीनविच मीन टाइम रखा गया। बाबू सभी देशों ने इस बात को स्वीकार किया कि यह जो 0 डिग्री देशांतर है, जो GMT है, इसे पर जो भी समय होगा उसी समय को संपूर्ण देश क्या करेगा, पालन करेगा। इस वजह से इसे बाबू अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहा जाता है, इसे अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहा जाता है। आपको हमने क्या बताया बाबू कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। उसको समझने से पहले हमको कुछ चीजें समझनी होगी। पहली बात, ये जो देशांतर रेखा है ना, इसका जो उपयोग है वो समय के निर्धारण में किया जाता है। इन सब बातों को देखते हुए 1984 में वाशिंगटन डीसी में एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में एक देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा सभी देशों के सहयोग से उसको मान लिया गया। उसके बाद में बाबू उसी 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के रूप में घोषित किया गया और सभी देश इस बात को स्वीकार किए कि जो भी समय यहाँ होगा उसी का हम लोग क्या करेंगे, पालन करेंगे। लेकिन इससे कुछ दिक्कतें आने लगी, जैसे जिन देशों का देशांतरीय विस्तार ज्यादा था,
जैसे भारत की ही आप बात कर लीजिए, तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है बाबू, टोटल 30 डिग्री है। अब क्या प्रभाव पड़ेगा उसको समझते हैं। एक बात बताइए कि सूर्य किस दिशा में उगता है, पूर्व में उगता है बाबू। सूर्य जो है वो पूर्व में उगता है। और जब आप भारत को देखते हैं, जैसे ये भारत को ही आप देख लीजिए, जब ये भारत को देखते हैं तो इसका विस्तार कैसे है, पूर्व से पश्चिम की तरफ। तो बाबू अगर सूर्य पूर्व में उग रहा है, अब पृथ्वी कैसे भ्रमण करती है, पश्चिम से पूर्व दिशा में। अब पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होता है। कहने का मतलब कि जो भाग पूर्व में है बाबू, वहां पे सूर्य पहले दिखाई देगा और उसके बाद पृथ्वी का पश्चिम वाला भाग जब घूम करके जाएगा तब वो भाग क्या होगा, दिखाई देगा। कहने का मतलब है, जैसे मैं आपको बताऊं तो बाबू अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लीजिए भारत अगर पृथ्वी है, पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं, 360 देशांतर रेखाएं हैं। तो पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, एक घूर्णन करने में कितना समय लगता है, यानी कि 360 डिग्री पृथ्वी को घूमने में 24 घंटा लगता है। अगर हम इसको मिनट में चेंज करें तो क्या कर सकते हैं, 360 24 गुणे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो बाबू 360 डिग्री घूमने में इतना समय लगता है, तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, 24 गुणे 60 बटा में क्या हो जाएगा, 360। तो एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 मिनट का समय लगेगा। अब आते हैं वापस भारत पर। तो बाबू भारत का टोटल देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री है, यानी जो सूर्य है वो पूर्व में उग रहा है। अब भारत का जो भाग पूर्व में होगा वहां सूर्य पहले दिखाई देगा, यानी सूर्य की जो किरणें हैं पश्चिम दिशा में आने के लिए बाबू पृथ्वी को कितना डिग्री घूमना पड़ेगा, 30 डिग्री घूमना पड़ेगा। तो बाबू 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लग रहा है, तो 30 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, 30 चौके 120, 120 यानी कि 2 घंटा का समय लगेगा, 120 मिनट यानी 2 घंटा का समय लगेगा। तो ये बताइए कि बाबू एक ही देश में जब समय में इतना अंतर होने लगेगा तो बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना होगा। तो इसी समस्या के समाधान के लिए जिन देशों का देशांतरीय विस्तार बाबू अधिक था ना, वो देश क्या किए, आपसी सहमति से वो अपना खुद का एक समय रेखा निर्धारित किए। जैसे भारत की बात कर लेते हैं, तो भारत भी इस समस्या से निपटने के लिए अपना स्वयं का एक देशांतर रेखा यानी कि अपना मानक समय के रूप में एक देशांतर रेखा का निर्धारण किया। अब बात करते हैं कि सर कौन सा देशांतर रेखा भारत की समय रेखा है, मानक समय रेखा है, तो कैसे निकालेंगे। तो बाबू अगर बात करेंगे देशांतरीय विस्तार का, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। तो ऐसा माना गया कि जो देशांतर रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती होगी उसे ही हम क्या तय करेंगे, उसे ही बाबू हम अपना मानक समय रेखा निर्धारित करेंगे। तो अब कैसे निकालेंगे उसको, तो आसान है, इन दोनों का माध्य ले लीजिए और माध्य जब लेंगे बाबू तो इनके बीच की देशांतर मालूम चल जाएगा। तो जब माध्य लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 82.5 डिग्री, 82 सही 1/2 डिग्री आता है। इसी वजह से 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है इसको भारत का मानक समय रेखा निर्धारित किया गया है। जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है उसको भारत का मानक समय रेखा निर्धारित किया गया है। बाबू यह मानक समय रेखा यानी 82.5 डिग्री जो देशांतर है भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। पहला है यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बाबू, उत्तर प्रदेश में यह नैनी से होकर के गुजरती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यूपी के बाद आपका आता है एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़,
छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद है बाबू आंध्र प्रदेश। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि यह 5 राज्यों से यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है बाबू। ये जो 82.5 डिग्री है ना, भारत इसी को अपना मानक समय रेखा निर्धारित किया गया है। कहने का मतलब कि यहाँ जो भी समय होगा संपूर्ण देश इसी समय को क्या करेगा, मानेगा। लेकिन जो सूर्य है सबसे पहले भारत के पूर्व यानी अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है, और बाबू उसके 2 घंटे बाद कहाँ दिखाई देता है, गुजरात में दिखाई देता है। और इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए बाबू, ताकि समय में ज्यादा का अंतर न हो, इस वजह से भारत के बीच वाली देशांतर को भारत का मानक समय रेखा निर्धारित किया गया है, और वह 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, जो भारत के 5 राज्य यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कि सर ये जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा है, ये जो 0 डिग्री है, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा है, जैसे यहां पर आप देख रहे होंगे, और ये जो भारत का मानक समय रेखा है लगभग ऐसे गुजरती है यहां से होकर के। ये कितना है, 0 डिग्री है, और ये कितना है बाबू, 82.5 डिग्री। तो बात यह है कि सर हमारा समय जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से आगे है कि पीछे है, क्या बताइएगा। तो बाबू जो हमारा समय है ना वो अंतर्राष्ट्रीय समय से आगे है। क्यों? क्योंकि हम किधर स्थित हैं, 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में है, यानी हमारे पास सूर्य पहले दिखाई देगा और इधर सूर्य बाद में दिखाई देगा। तो हमारा समय जो मानक समय रेखा है, जो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है उससे आगे है। लेकिन कितना आगे है, कैसे निकालिएगा? तो बाबू बिल्कुल ही आसान है। जैसे आप बात करते हैं तो आप कैसे निकालेंगे इसे, तो 82.5 डिग्री, ये कितना है हमारा मानक समय रेखा, 82.5 है, और ये मानक समय रेखा कितना है, 0 डिग्री। कितना डिग्री का अंतर है बाबू, 82.5 डिग्री का। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय, 4 मिनट। 82.5 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, लगभग 5.5 घंटा का समय लगता है। तो बाबू 5.5 घंटा जो हमारा समय है वो अंतर्राष्ट्रीय समय से आगे है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये था देशांतरीय विस्तार का प्रभाव, कि ज्यादा देशांतरों का अगर विस्तार है तो उसका समय पर क्या प्रभाव पड़ता है। और भी बहुत सारे प्रभाव हैं जिसको आप अक्षांश और देशांतर रेखा में विस्तृत अध्ययन करेंगे। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार, तो इतना जो जानकारी है वो सफिशिएंट है भारत के स्थिति एवं विस्तार में। अब हम जानेंगे बाबू, अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार का क्या प्रभाव पड़ता है। अक्षांशीय विस्तार का क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे मान लीजिए एक ग्लोब है, इसके बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। इसी का एक और नाम है बाबू भूमध्य रेखा, इसी का नाम है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा बाबू, इस विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है ना उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को, और इसके दक्षिण में जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसे हम मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा कहते हैं।
और सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं ना, इसी कर्क और मकर के बीच में क्या करती हैं, भ्रमण करती हैं। कहने का मतलब कि सूर्य की लंबवत किरणें बाबू इसी कर्क और मकर रेखा के बीच में पड़ती हैं, जिस वजह से यहाँ पर सूर्य का ताप क्या होता है, अधिक होता है। बाबू जहाँ सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी, स्वाभाविक है कि वहाँ तापमान क्या होगा, ज्यादा होगा। और जहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी, वहाँ पर तापमान क्या होगा, कम होगा। तो इस कर्क और मकर रेखा के बीच सूर्य की लंबवत किरणें पड़ने के कारण यहाँ का तापमान अधिक होता है, जिस वजह से इस एरिया को बाबू हम उष्णकटिबंध में रखे गए हैं, जिस कारण इस क्षेत्र को हम उष्णकटिबंध में रखते हैं। और बात करते हैं कि जो क्षेत्र इससे बाहर है बाबू, वहां पर लंबवत किरणें नहीं, तिरछी किरणें पड़ती हैं, जिससे सूर्य ताप कम होता है, यानी तापमान कम रहता है, और उसे हम उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत रखते हैं। अगर भारत की आप बात करेंगे तो बाबू, जब आप भारत की बात करते हैं तो जो कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। जैसे अभी मैं फिगर आपको दिखाऊं, 1 मिनट। हाँ, ये देखिए, ये जो कर्क रेखा है ना, वो भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। तो बीच से गुजरने के कारण यह भारत को 2 भागों में विभक्त कर देती है। जो भाग कर्क रेखा के बाबू दक्षिण में है, यानी विषुवत रेखा के तरफ है, वहां पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती है, जिस वजह से यहाँ पर तापमान ज्यादा होता है। तो बाबू तापमान ज्यादा होने के कारण इसे हम कहाँ रखते हैं, तो इसे हम रखते हैं उष्णकटिबंध में। तो बाबू इस भाग को हम उष्णकटिबंध में रखते हैं। लेकिन भारत का वह भाग जो कर्क रेखा के उत्तर में है बाबू, यानी विषुवत रेखा से बहुत दूर है, वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिस वजह से वहां तापमान कम होता है, और बाबू उसे हम उपोष्ण कटिबंध में रखते हैं। तो कहने का मतलब है कि भारत के अधिक अक्षांशीय विस्तार के कारण इसे उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में रखा गया है। जिस देश का भी अक्षांशीय विस्तार जितना ही अधिक होता है, वहाँ तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर होते हैं। अगर बात किया जाए बाबू, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रभाव दिखाई देते हैं। फिलहाल हम इतनी ही बात समझेंगे कि सर ये जो है ना, अक्षांशीय विस्तार का जो प्रभाव है वो तापमान पर भी पड़ता है, और जो भाग बाबू विषुवत रेखा के पास में होते हैं वहाँ तापमान ज्यादा, और जो दूर होते हैं वहाँ तापमान कम होता है। तो बाबू कर्क रेखा भारत के बीचे बीच से होकर के गुजरती है और भारत को 2 भागों में विभक्त कर देती है, जिस वजह से भारत उष्ण और उपोष्ण दोनों ही कटिबंध का क्षेत्र है। अब बात करते हैं कि ये जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो बाबू ये तो सभी लोग जानते हैं, बहुत ही आसान है। कर्क रेखा जो है भारत के टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। पहला है गुजरात, पहला है बाबू गुजरात, पहला राज्य है गुजरात। दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरे पर मध्य प्रदेश, उसके बाद बाबू छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बाबू सबसे अधिक लंबाई इस जो कर्क रेखा है इसका कहाँ है। तो सबसे अधिक जो लंबाई है कर्क रेखा की बाबू वो मध्य प्रदेश में है। और सबसे कम लंबाई कहाँ है, तो बाबू सबसे कम लंबाई आप मैप में अध्ययन करके हमको बताइएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। फिलहाल इतना जानिए कि ये 8 राज्य कौन कौन से हैं। बाबू ऑफलाइन क्लास थोड़ा होता है तो बच्चों को यहीं पे याद हो जाता है, लेकिन ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा याद कराने में आपको दिक्कत है। फिर भी आप अपने से बोलने की कोशिश कीजिएगा कि कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती हैं। एक सीरियल नंबर से बोलिएगा। पहला क्या है बाबू, गुजरात। गुजरात के बाद क्या है, राजस्थान।
राजस्थान के बाद क्या है बाबू? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। बाबू पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के बीच यह कर्क रेखा बांग्लादेश से होकर के भी गुजरती है। एक दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि ये बताइए कौन सा शहर या कौन सा राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? तो झारखंड की राजधानी रांची एक कर्क रेखा पर स्थित है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो कर्क रेखा के सबसे नजदीक कौन सा बाबू, कर्क रेखा के सबसे नजदीक कौन सा शहर स्थित है या कौन सा राजधानी स्थित है? तो अगर कर्क रेखा पर कहे तो झारखंड की राजधानी रांची है, लेकिन कर्क रेखा के सबसे नजदीक कहे तो बाबू मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कर्क रेखा के दक्षिण में एकदम पास में स्थित है। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर ये भी कर्क रेखा के दक्षिण में एकदम कर्क रेखा के समीप स्थित है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये था बाबू भारत की कुछ जानकारी। इसके अलावा कर्क रेखा, इसके अलावा अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार का प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, इसके अलावा आपको हमने बताया भारतीय मानक समय रेखा। उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा एक दो और छोटे छोटे पॉइंट हैं, उसको भी हम कवर कर लेते हैं। जैसे में अगर बात किया जाए कि सर भारत का सबसे जो मुख्य भूमि की जब हम बात करते हैं तो भारत का सबसे उत्तर बिंदु कौन सा है? तो बाबू भारत का सबसे उत्तरतम जो बिंदु है ना वो है बाबू इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट नहीं, इंदिरा कौल है। सबसे उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कौल। लेकिन सबसे दक्षिणतम की आप बात करते हैं तो सबसे दक्षिणतम बिंदु है बाबू कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जिसे केप कमोरिन भी कहा जाता है, जिसे केप कमोरिन भी कहा जाता है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित एक द्वीप है। अगर बात करेंगे कि सबसे सर पूर्व में कौन सा भाग है तो सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबीथू है। बाबू यह भारत के सबसे पूर्व में स्थित है। और सबसे पश्चिम में जब आप बात करते हैं तो वो गुजरात में है, गौर मोता या गुहार मोती के नाम से जानते हैं। बाबू इसे ही गौर मोता या गुहार मोती के नाम से जानते हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा कौल, मुख्य भूमि की हम बात कर रहे हैं, दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी या केप कमोरिन, पूर्वोत्तर बिंदु क्या है बाबू तो है वो किबीथू। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिम में कौन है तो पश्चिम में है गुहार मोती या गौर मोता। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। लेकिन संपूर्ण भूमि की बात करते हैं, जैसे ही आप संपूर्ण भूमि कहते हैं ना बाबू, भारत के जो मुख्य भूमि है इसके अलावा यहाँ स्थित अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी क्या कर लिया जाता है? शामिल कर लिया जाता है। और जब आपको हम पढ़ा रहे थे तो बताए थे विस्तार में कि बाबू संपूर्ण भूमि का जो विस्तार है ना वो हल्का सा और विषुवत रेखा के तरफ फैला हुआ है। तो बाबू ये जब फैला हुआ है तो जब दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं तो वह अंडमान निकोबार में स्थित बाबू इंदिरा पॉइंट होता है। कौन सा बिंदु है? इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट जिसको पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। इसे ही हम पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। इसे ही बाबू हम पार्सन पॉइंट के नाम से जानते हैं। हालांकि 2004 में सुनामी आई थी जिससे यह जलमग्न हो गया था, हालांकि फिर भी इसके कुछ भाग क्या होते हैं अभी भी दिखाई दे रहे हैं। तो मुख्य भूमि का जब दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो कन्याकुमारी, और बाबू संपूर्ण भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु पूछेगा ना वो क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट
या पिगमेलियन पॉइंट। लेकिन मुख्य भूमि या संपूर्ण भूमि का अगर उत्तरतम बिंदु पूछेगा तो मुख्य भूमि का भी इंदिरा कौल और संपूर्ण भूमि का भी इंदिरा कौल, मुख्य भूमि का भी पूर्वोत्तर बिंदु किबिथु और संपूर्ण भूमि का भी किबिथु, मुख्य भूमि का भी पश्चिमतम बिंदु गौर माता और मुख्य भूमि का भी लेकिन अगर दक्षिणतम बिंदु की बात किया जाए तो मुख्य भूमि का कन्याकुमारी है और संपूर्ण भूमि का इंदिरा पॉइंट पिगमेलियन पॉइंट है बाबू। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे समझते हैं कि सर इसका उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम कितना विस्तार है। तो बाबू जब आप इसके उत्तर से दक्षिण में विस्तार की बात करते हैं ना तो कितना है, वो है 3214 किलोमीटर है। लेकिन पूरब से पश्चिम इसके विस्तार की बात करते हैं तो 2933 है। देखिए इसको कैसे याद करेंगे, बहुत ही आसान है। अगर उत्तर से दक्षिण बात करते हैं तो क्या लिखना है, 1 2 3 और 4 जो है उसको यहां लिख दीजिए, कितना हो गया 3214। अगर बात करें आपको पूरब से पश्चिम तो क्या लिखना है बाबू, पहले 3 3 और 3 तिली के कितना होता है 9 और 3 को कितनी बार लिखा गया है 2 बार, तो 2933। तो ऐसे आपको स्ट्रिक लगा करके इसको याद रख सकते हैं। तो उत्तर से दक्षिण भारत की जो लंबाई है वो 3214 है। अब बाबू अगर पूरब से पश्चिम की बात करते हैं तो वह 2933 है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे बाबू, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अभी कुछ पॉइंट छोड़ देते हैं भारत के स्थिति एवं विस्तार में, उसको अगले क्लास में हम लोग कवर करेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, लेकिन जैसे आप बात करते हैं अभी आपके भारत को स्थिति एवं विस्तार को हमने अक्षांश एवं देशांतर रेखा के सहयोग से बताया, लेकिन आपको अगर पूछे कि बताइए देशों के, अगर देशों की बात किया जाए, देशों के द्वारा अगर बताना हो हमको भारत की स्थिति तो हम क्या बताएंगे। तो बाबू ये जो भारत है ना, भारत मध्य एशिया में स्थित है। बाबू भारत जो है वो मध्य एशिया में स्थित है और ये भारत के उत्तर में जब आप बात करते हैं तो विशाल हिमालय है और भारत के आप पूर्व और भारत के पूर्व और उत्तर में जब बात करते हैं तो बाबू भारत के पूर्व उत्तर या दक्षिण की जब आप बात कीजिएगा तो बहुत सारी वनों से ढकी हुई पहाड़ियां स्थित हैं। अगर आप भारत के बाबू उत्तर पश्चिम की बात करते हैं तो रेतीले मरुस्थल हैं। अगर आप भारत के बाबू, अगर आप भारत के मध्य भाग की बात करते हैं तो यहाँ बहुत सारी नदी द्रोणियां हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारत कहाँ स्थित है तो बाबू मध्य एशिया में स्थित है। इसके उत्तर में विशाल हिमालय है, इसके मध्य में नदी द्रोणियां फैली हुई हैं, इसके उत्तर पूर्व और दक्षिण में वनों से ढकी हुई पहाड़ियां हैं, इसके उत्तर पश्चिम में बाबू रेतीले मरुस्थल हैं। यह एक शानदार देश है बाबू। अगर बात करेंगे तो इस भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। पूरे विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर का नाम रखा गया है, हिंद महासागर। अगर बात करेंगे कि सर उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है तो बाबू सबसे पहली बात तो इसका जो क्षेत्रफल है ना, भारत का क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है बाबू 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण विश्व का 2.4% है। जो संपूर्ण विश्व का बाबू 2.4% है।
क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो संपूर्ण विश्व का 2.4% है। अगर क्षेत्रफल के दृष्टि से देखिएगा तो भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। पहला नंबर पर आता है बाबू रूस आता है, दूसरा जो नंबर पर है वो कनाडा का नंबर है, कनाडा है, तीसरा नंबर पर चीन है बाबू, और चौथा नंबर पर जो आता है वो ब्राजील है बाबू। पहला पर रूस है, दूसरा पर कनाडा है, तीसरा पर चीन है, और चौथा पर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका है। पांचवा पर 1 2 3 4 पांचवें नंबर पर आता है ब्राजील। छठे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे आता है भारत। तो इस प्रकार क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है बाबू। अगर बात करें कि सर इसको उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, तो इसकी विशालता के कारण तथा यहाँ पर पाई जाने वाली भारत की जो मृदा है बाबू, भारत के मृदा की बात कर लीजिए, यहाँ की जलवायु की बात कर लीजिए, यहाँ पर मानवीय संस्कृति की बात कर लीजिए, इन सब के विविधता के कारण तथा इसके विशालता के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा गया है। जब भारतीय उपमहाद्वीप की आप बात करते हैं तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 5 देश आते हैं। एक तो पहला ही हो गया भारत, दूसरा हो गया बाबू नेपाल, तीसरा हो गया भूटान, चौथे नंबर पर आता है बांग्लादेश, और एक आता है पाकिस्तान। तो इस प्रकार भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत मुख्य रूप से 5 देश आते हैं, और इसकी संस्कृति, सभ्यता, ये सब में पाई जाने वाली विविधता, यहाँ की जलवायु विविधता, यहाँ की भूमि विविधता और विशालता के कारण इसको हम उपमहाद्वीप कहते हैं। अगर भारत की आप जनसंख्या की बात करेंगे बाबू, भारत की अगर आप जनसंख्या की बात करेंगे तो इसकी जनसंख्या 121 करोड़ से भी क्या हो गई है बाबू, इसकी जनसंख्या 121 करोड़ से भी अधिक है, और पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। एक बात ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण विश्व का 2.4% क्षेत्रफल में संपूर्ण विश्व का 17.5% जनसंख्या रहती है। इस बात को ध्यान रखेंगे आप बाबू। अगर बात करेंगे जनसंख्या के दृष्टि से तो पहला नंबर है चीन का और दूसरे नंबर पर भारत आ जाता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यूएनडीपी के रिपोर्ट के अनुसार 2030 और 35 तक बाबू, जो 2030 और 2035 तक भारत ये आंकड़ा को भी पार कर लेगा और चीन को पिछाड़ करके पहले नंबर पर आ जाएगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप इस जनसंख्या वृद्धि में अपना योगदान सबसे कम मात्रा में करें, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, वरना आप ही को ही बहुत ज़्यादा समस्या का समाधान करना होगा। छोटा परिवार सुखी परिवार होता है, इस उद्देश्य को आप फॉलो करेंगे। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बाबू। हालांकि अभी भारत का स्थिति एवं विस्तार कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके स्थलीय सीमा, तटीय सीमा, स्थलीय सीमा से जुड़े राज्य, तटीय सीमा से जुड़े राज्य, अभी ये सब रह गए हुए हैं। ये भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये सब एक एक करके बारी बारी से हम लोग मैप के माध्यम से याद करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम लोग को यहीं पे याद हो जाए। इसका जो अगला लेक्चर है उसमें बाबू हम उन सारी चीज़ों को अच्छे और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। अभी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को जय हिंद।